हेलो भाई साहब, इधर इधर सुनो ध्यान से। अब आज हमारी त्रिशूल बैच की लास्ट क्लास है। लास्ट क्लास का मतलब ऐसा नहीं कि त्रिशूल बैच खत्म हो रहा है। 21 से हम दोबारा त्रिशूल बैच हम स्टार्ट करेंगे। तो आज हम टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर आज हमें रिवाइज करना है, और वो टाइम ऑफ सप्लाई की क्लास मैंने इसके साथ में अटैच कर दी है। 1.25 घंटे की क्लास है। आपने टाइम ऑफ सप्लाई अच्छे ढंग से रिवाइज करना है इसी क्लास के अंदर। उसके अंदर मैंने क्वेश्चंस भी कराए हैं, तो सारे बच्चे उसकी रिवीजन क्लास को भी देखेंगे। अभी टाइम ऑफ सप्लाई की क्लास स्टार्ट होने वाली है, और दबा के इसको लाइक करना है, कमेंट भर भर के करने हैं, क्योंकि ये लगा लो फिर कल से हमारा सुदर्शन मैच चलेगा सुबह शाम। ठीक है ना? कल से हम करेंगे पीजीबीपी। तो आज हमारी ये वाली लास्ट क्लास है। उम्मीद करूंगा सारे के सारे बच्चे खूब सारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर आप इसको समझेंगे। फिर मिलेंगे हम कल सुबह सुदर्शन मैच के अंदर। तब तक के लिए टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर देखना स्टार्ट करो। ये रिकॉर्डिंग क्लास है, मेरी रिवीजन क्लास है। उम्मीद करूंगा सारी बातें आपको समझ में आएंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड हैप्पी दशहरा आप सभी को। दशहरा मनाना, मिठाई लाना, घर में खिला देना घर वालों को, और भगवान करे तुम्हारा दिवाली दशहरा तुम्हारे रिजल्ट के दिन बहुत अच्छे से बने। ठीक है जी? थैंक यू सो मच। जय हिंद। और देखना स्टार्ट करो ये वाला चैप्टर टाइम ऑफ सप्लाई का जी। हम सफर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर बात तो सिर्फ एक रात की थी, मगर इंतजार आपका उम्र भर कर लिया, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। तेरे अदाब की रूदाद हो गए हैं हम, तेरे अदाब की रूदाद हो गए हैं हम, बड़े खुलूस से बर्बाद हो गए हैं हम, जरा देखिए, सादगी तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, इश्क को दर्द सर कहने वालों सुनो, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया, कुछ भी हो हमने ये दर्द सर ले लिया। अब वो निगाहों से बच के कहाँ जाएंगे, अब वो निगाहों से बच के कहाँ जाएंगे, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया, अब तो उनके मोहल्ले में घर ले लिया। इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, इश्क में उलझने पहले ही कम ना थी, और पैदा नया दर्द सर कर लिया, और पैदा नया दर्द सर कर लिया। लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, लोग डरते हैं कातिल की परछाई से, हमने कातिल के दिल में भी घर कर लिया। हेलो 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 हेलो। तो हमारी जरा देखिए, एतबार आपके वादे पर कर लिया। हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। तेरी सल्तनत में है तेरे लश्कर से घेरे हुए,
एक बार सारे बच्चे फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो। से घेरे हुए तू मारे छोड़े कैद में डाले हम तो बस तेरे हुए, तू मारे छोड़े कैद में डाले हम तो बस तेरे हुए। बेकरारी मिलेगी लूटेगा सुकून, बेकरारी मिलेगी लूटेगा सुकून, चैन छिन जाएगा नींद उड़ जाएगी, ओह माय गॉड, जाएगा नींद उड़ जाएगी। अपना अंजाम सब हमको मालूम था, अपना अंजाम सब हम। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आपसे दिल का सौदा मगर कर लिया, ओह सादगी तो हमारी जरा देखिए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। बच्चा कह रहा है क्या गाना लगाया है सर, क्या गाना लगाया है गाबा सर, दिल दुख रहा है। ओ हो हुई 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 नालायक बच्चे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। गुड इवनिंग रितु, गुड इवनिंग आकाश, गुड इवनिंग ज्योति, गुड इवनिंग साक्षी, गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग रोहन। रोहन पहले एक जगह मैसेज कर रहा था, फिर दूसरी जगह मैसेज कर रहा है। रोहन को कहीं चैन नहीं आ रहा, रोहन दो दो जगह मैसेज कर रहा है। एक जगह रिप्लाई मिला रोहन को, फिर रोहन ने कहा वहां मजा नहीं आया तो मैं यहाँ पर रिप्लाई कर देता हूँ। रोहन मेरे बच्चे, कॉम्पोजिशन स्कीम में जब भी तुम सामान परचेज करते हो, जो भी तुम जीएसटी पे करके आते हो, उसका आईटीसी नहीं मिलता, ये पॉइंट वहां पर लिखा हुआ है। उसके अंदर सिंपल सी बात यह है कि अगर मैंने कॉम्पोजिट स्कीम ली हुई है तो मैं भी पीछे जो जीएसटी पे कर कर आऊंगा उसका मैं आईटीसी क्लेम नहीं कर सकता। बस ये पर ध्यान दो जी, ये इसका आंसर निकल के आएगा। ठीक है रोहन, डन। चलो बहुत बढ़िया जी। गुड इवनिंग अलाइस, गुड इवनिंग पूजा, गुड इवनिंग नवीन, गुड इवनिंग मोनिका, गुड इवनिंग अवनी, गुड इवनिंग प्रखर, गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग पारस, गुड इवनिंग कंचन, गुड इवनिंग योगिता। वेरी गुड इवनिंग मेरे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग जी। चलो भाई आओ जी, अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है जी, फटाफट से अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज हमें चैप्टर कौन सा करना है? आज हमें चैप्टर करना है टाइम ऑफ सप्लाई का जी, ठीक है जी। आज हमें चैप्टर क्या करना है? आज हमें चैप्टर करना है टाइम ऑफ सप्लाई का, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। आ जाओ फटाफट से आ जाओ जी। अब हम एक बार हम टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर करने जा रहे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई का चैप्टर बिल्कुल सिंपल सा है, इस चैप्टर में कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। तो एक बार सारे के सारे बच्चे इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। इसके आज हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी कर लेंगे, तो आज हम क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे, चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे, दोनों बातें आज हम कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले सुनना ध्यान से, कल संडे है, कल संडे है, कल आपकी ना जीएसटी की रिवीजन क्लास नहीं होगी, कल आपकी ना इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास आएगी, लाइव नहीं, उसको मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा। उसमें 3 चैप्टर की रिवीजन होगी सुपर फास्ट, एक तो होगी सैलरी की, एक होगी कैपिटल गेन की, एक होगी अदर सोर्स की। ये 3 रिवीजन कल आपकी आएंगी जी। कल मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा, मैं दोबारा बोलूंगा, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, कल इन 3 चैप्टर की सुपर फास्ट रिवीजन शाम को आएगी, आप उसको आराम से देख सकते हो। और YouTube पर पहले ऑलरेडी मेरी एक क्लास पड़ी हुई है जिसके अंदर मैंने बेसिक, रेजिडेंशियल स्टेटस और हाउस प्रॉपर्टी का चैप्टर मैंने रिवाइज कराया हुआ 2 घंटे के अंदर, ठीक है जी। तो अगर किसी ने वो क्लास देख लिया तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो वो भी देख लेना। और कल सैलरी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इसकी सुपर फास्ट रिवीजन क्लास आएगी कल शाम को। कल हमारी जीएसटी वाली क्लास नहीं होगी, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। पीजीपी भी आएगा, पीजीबीपी भी आएगा, टेंशन मत लो। कल शाम को जी, कल शाम को, ठीक है जी। तो कल शाम, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, फुली अमेंडेड होगी। नालायक बच्चा कह रहा है फुली अमेंडेड होगी, ऑब्वियस सी बात है। जब मैं कह रहा हूं कि लेटेस्ट है, ठीक है जी। कल मेरे को रिवीजन करानी है, कल मेरे को रिवीजन करानी है अपने रेगुलर बैच वाले बच्चों को इन 3 चैप्टर की। तो ऑब्वियस सी बात है, बैच तो मेरा भी चल रहा है, तो उनकी रिवीजन जो मुझे होगी वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, बस, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर कि मेरे को कल रिवीजन आपको शाम को डाल दूंगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। तो कल हमारी जो है, कल हमारी जीएसटी की क्लास नहीं होगी शाम को, कल हमारी क्लास जो होगी वो इसकी होगी, बस ये पर ध्यान दो, डन। और जिसको पीजीबीपी डिटेल में करना है,
जिसको भी पीजीपी डिटेल में करना है तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, मेरा यूट्यूब चैनल जो है उसके ऊपर मैंने कहा था कि 2 तारीख से मैं पीजीपी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जिन जिन बच्चों को पीजीपी में दिक्कत आ रही है ना, तो मैं पीजीपी लाइव कराऊंगा 2 तारीख से लेके 9 तारीख तक। पीजीपी प्लस में टोटल इनकम, उसके अंदर क्वेश्चंस भी होंगे, पीजीपी भी होगा। तो मैंने पहले भी कहा था विवेक गावा के नाम से जो मेरा चैनल है, मतलब यही चैनल जो आपका होगा उसके ऊपर लाइव चलेगा, बस ये पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। चलो सर, नागिन ना सही कलर की शर्ट पहन के किया। अरे इधर देखो ध्यान से नालायक। चलो आओ जी, फटाफट से आओ जी, आओ जी, फटाफट से आओ। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब इधर देखो ध्यान से, अब हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बातचीत बिल्कुल बंद कर दो जी। हाँ बिल्कुल देखने, बिल्कुल देखने, 100% देखने जी। चलो अब प्लीज बातचीत बिल्कुल बंद कर देना जी। अब यहाँ पे हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं टाइम ऑफ सप्लाई का। अब सारे बच्चे बिल्कुल शांत हो जाएं। हेलो भाई साहब, सारे बच्चे बिल्कुल शांत हो जाएं। अदर सोर्स भी होगा जी, कैपिटल गेन के साथ में अदर सोर्स भी रिवाइज होगा। कैपिटल गेन, अदर सोर्स, सैलरी, इन 3 चैप्टर की कल रिवीजन होगी, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। चलो अब बढ़ जाएं आगे, थोड़ा सा बढ़ने दोगे मुझे आगे, या यहीं पर बिठा के बैठ जाओगे? तुम्हारे क्वेश्चन ही खत्म नहीं होते ना। लाइक बच्चा कह रहा है ये कब होगा, वो कब होगा, ये कब कराओगे, वो कब कराओगे। इधर सुनो ध्यान से, पहले नालायक को 10 मिनट होंगे, टाइम ऑफ सप्लाई हमने स्टार्ट नहीं किया है। चलो इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाऊं। अब अगर मैं बात करता हूं टाइम ऑफ सप्लाई की, तो टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब क्या निकल के आ रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई का मतलब ये निकल के आ रहा है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया, माना कहां पे जाएगा। ये सारी की सारी बातें टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर निकल के आती हैं। एक चैप्टर आपका है प्लेस ऑफ सप्लाई का, एक चैप्टर आपका है टाइम ऑफ सप्लाई का। इन दोनों के अंदर फर्क है। प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब क्या होता है कि आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया, माना कहां जाएगा, वो सारी की सारी बातें प्लेस ऑफ सप्लाई के अंदर है। और आपकी सप्लाई को प्रोवाइड किया, माना कब जाएगा, वो सारी की सारी बातें टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर निकल के आती हैं। अब टाइम ऑफ सप्लाई में ना टोटल मिला के 3 सेक्शन निकल के आते हैं। एक तो सेक्शन नंबर 12 निकल के आता है, एक सेक्शन नंबर 13 है, और एक सेक्शन नंबर 14 है। सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होता है कि अगर आपने गुड्स की सप्लाई की है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, वो सारी की सारी बातें 12 में है। अगर आपने सर्विस की सप्लाई की है, उसका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, वो सारी की सारी बातें 13 में निकल के आती हैं। अगर किसी केस में जीएसटी का रेट अगर चेंज होगा, रेट चेंज वाले केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, वो सारी की सारी बातें 14 में निकल के आती हैं। तो 3 सेक्शन हमें कल क्लियर करने हैं। एक तो आपका 12 है, और एक 13 है, और एक 14 है। उसके बाद सेक्शन नंबर 12 गुड्स वाले केस में, 13 सर्विस वाले केस में, 14 जो है वो किस केस में होगा, अगर जीएसटी का रेट चेंज होगा उस केस के अंदर 14 एप्लीकेबल होगा। बस ये पर ध्यान दो। अब अगर मैं बात करता हूं सबसे मेन सेक्शन जो है ना, वो 2 सेक्शन सबसे मेन है। एक तो सेक्शन नंबर 12 और एक सेक्शन नंबर 13। ये दोनों आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। इन दोनों सेक्शन में ना टोटल मिला के 6 सब सेक्शन निकल के आते हैं। अब एक बार यहाँ पे चेक करना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ जी। अब अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यहाँ पे देखो जी, एक तो आपका 12(1) है जी। अगर आप चेक करोगे यहाँ पे एक 12(1) है, एक 12(2) है, 12(3) है, 12(4) है, 12(5) है, 12(6) है। ऐसे आपका यहाँ पे 13(1) है, 13(2) है, 13(3) है, 13(4) है, 13(5) है, 13(6) है। अब ये 12(1) और 13(1) जो है ना, ये दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। ये कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है, फर्दर प्रोविजन फॉलो कर लो, उससे तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई निकल कर आएगा। मतलब ये टाइम ऑफ सप्लाई निकालना नहीं सिखाते, ये कहते हैं आगे वाले प्रोविजन फॉलो कर लो तो तुम्हारा पीओटी निकल कर आ जाएगा। तो इसके अंदर पीओटी निकालने की बात नहीं होती। फिर अगर मैं बात करूंगा 12(2) की और 13(2) की, ये दोनों के दोनों किसके हैं? ये फॉरवर्ड चार्ज के हैं। मतलब अगर गुड्स वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो 12(2) है, अगर सर्विस वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा तो 13(2) है। ये दोनों सेक्शन फॉरवर्ड चार्ज के हैं। फिर अगर बात करूंगा 12(3) और 13(3) की, ये दोनों रिवर्स चार्ज के हैं। इट मींस अगर किसी केस में गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज होगा तो उसका पीओटी निकलेगा 12(3) के अंदर, और अगर सर्विस वाले केस में रिवर्स चार्ज होगा उसका पीओटी 13(3) के अंदर निकलेगा। ये रिवर्स चार्ज की बात करेंगे। फिर 12(4) और 13(4) ये एप्लीकेबल होंगे वाउचर्स वाले केस में। और आप सब जानते हो प्रैक्टिकल लाइफ में आज वाउचर्स इशू करते हैं। और अगर आप गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, बहुत सारे वाउचर मिलते हैं। अब अगर वाउचर्स मिल रहे हैं तो वाउचर्स वाले केस में पीओटी कैसे निकालेंगे, ये सारी बातें 12(4) और 13(4) के अंदर निकल के आती हैं। उसके बाद
फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, 12.5 और 13.5 ये निकल के आ रहा है रेसिड्यूरी केस। रेसिड्यूरी केस का मतलब क्या निकल के आ रहा है, रेसिड्यूरी केस का मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर तुम्हारा पीओटी इनमें कहीं पर भी नहीं है तो फिर तुम्हारा पीओटी कैसे निकल कर आएगा, वो सारी बातें 12.5 और 13.5 के अंदर होती हैं। फिर अगला पॉइंट आ रहा है 12.6 और 13.6, अगर इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, लेट फीस है, उस केस में पीओटी कैसे निकालोगे, वो सारी बातें 12.6 और 13.6 में निकल के आ रही हैं। बस ये बता दो, तो टोटल मिला के 6 सब सेक्शन हमारे सामने यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जो हमें कंप्लीट करने हैं। 1 हमें कंप्लीट नहीं करना, मेन 2 से हमें स्टार्ट करने हैं, बस ये पर ध्यान दो। अब सबसे पहले हम जो टाइम ऑफ सप्लाई निकालना सीख रहे हैं वो सर्विस वाले केस में सीख रहे हैं। पहले हम सर्विस वाला केस कंप्लीट करेंगे। सर्विस वाले केस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा है सेम यहां पर भी एप्लीकेबल है। सर्विस वाले केस में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। गुड्स वाला केस भी 99% सेम है, बस 1% केस में छोटी सी अमेंडमेंट गुड्स वाले केस में, बट हाँ वो अमेंडमेंट इस बार के एग्जाम के अंदर बन सकती है। तो 1% जो अमेंडमेंट आई है वो है इंपॉर्टेंट एग्जाम के अंदर बन सकती है, बाकी सारी की सारी बातें गुड्स वाले केस के अंदर भी सेम है। उसके बाद अगेन सेक्शन नंबर 14 के अंदर भी कोई अमेंडमेंट नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा होगा सेम अभी भी एप्लीकेबल है। सिर्फ एक केस में अमेंडमेंट है, सेक्शन नंबर 12 कौन सा, गुड्स वाला। गुड्स में कहां पे, फॉरवर्ड चार्ज, उसमें छोटा सा चेंज है, बाकी सारी की सारी बातें जो आपने पहले पढ़ी है सेम एप्लीकेबल होंगी। अब एक बार फटाफट से यहां पे देख लेते हैं। अब बात करते हैं सर्विस वाले केस में। अब सर्विस वाले केस में पीओटी कैसे निकालना है, सबसे पहले बात करते हैं 13.2 की। अब एक बात को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है। अब अगर मैं सर्विस वाले केस की बात करूंगा, ओ माय गॉड मेरा पेन कहाँ गया, एक सेकंड रुको जी। चलो जी, हाँ जी। अब अगर बात करूंगा सर्विस वाले केस में तो सेक्शन नंबर, हाँ जी, सेक्शन नंबर 13.2 जो आपका निकल के आ रहा है दैट इज फॉरवर्ड चार्ज वाला, उसमें गवर्नमेंट सबसे पहले ये बात कहती है कि अगर आपको पीओटी निकालना है तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि इनवॉइस जो है वो इनवॉइस विद इन टाइम इशू हुआ या नहीं हुआ। अब अगर इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू किया है, जितने भी बच्चे मेरे सामने बैठे क्या मेरे को बता सकते हैं इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है? जितने बच्चे भी मेरे सामने बैठे हैं क्या मेरे को आप बता पाओगे इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है? आंसर दो यार, बातें मत करो, मेरे को ये बताओ इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट क्या होती है? सारे के सारे बच्चे याद करो, इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट होती है नॉर्मल केस में 30 डेज और बैंकिंग कंपनी वाले केस में 45 दिन। अब 30 डेज और 45 डेज कहां से काउंट करोगे? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन मतलब जहां पे सर्विस तुम्हारी कंप्लीट हुई है, जहां पे सर्विस तुम्हारी कंप्लीट हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और अगर मान लो बैंकिंग कंपनी है तो वहां पर 45 दिन। अब अगर डेट ऑफ कंप्लीशन के अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू कर दिया तो पीओटी क्या निकलेगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर कंप्लीशन के 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं किया तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई आएगा डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर। इस तरह से आपका पीओटी निकल कर आएगा। अब जब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की होगी और जिस दिन बैंक में क्रेडिट होगा, इनमें से अर्लियर जो होगा ना वो पेमेंट का मतलब निकल कर आएगा। बस ये बात ध्यान दो। अब एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो 13.2 पीओटी डिपेंड करेगा डेट ऑफ इनवॉइस पे कि आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया नहीं किया। अगर आपने यस इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया है तो पीओटी क्या निकलेगा? डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट इनमें से अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी निकलेगा। और अगर इनवॉइस आपने विद इन टाइम इशू नहीं किया तो डेट ऑफ कंप्लीशन और डेट ऑफ पेमेंट इनमें से अर्लियर जो होगा ये तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। इस तरह से पीओटी कैलकुलेट करेंगे। फिर पेमेंट, अब देखो यहाँ पर पेमेंट का मतलब क्या है? बुक एंट्री और जिस दिन बैंक में क्रेडिट करोगे इनमें से अर्लियर जो है ये डेट ऑफ पेमेंट का मतलब निकल के आ रहा है। अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का बिल्कुल सिंपल बात निकल के आ रही है। तो सिंपल सा पॉइंट चेक करना है कि क्या इनवॉइस विद इन टाइम है या नहीं है। अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, और अगर इनवॉइस विद इन टाइम नहीं है तो कंप्लीशन और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये हमारा पीओटी निकल कर आएगा। बस ये पर ध्यान दो। अब फिर अगला पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि कई बार ना हमें क्या होता है, कई बार हमें एडवांस पेमेंट मिल जाती है। अब सोच के बोलो, अगर सर्विस वाले केस में अगर एडवांस पेमेंट हमें मिल गई तो एडवांस पेमेंट वाले केस में क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि चेक करो वो एडवांस पेमेंट कितनी मिली है। अगर वो एडवांस पेमेंट तुम्हें 1000 तक मिली होगी, मतलब 1000 रुपए तक की एडवांस पेमेंट अगर मिली है तो तुम्हारा पीओटी अभी नहीं आएगा, पीओटी आएगा बाद में। बाद में कब आएगा? जिस टाइम पर तुम इनवॉइस इशू करोगे ना उस टाइम पर पीओटी बनेगा, अभी नहीं बनेगा।
बट अगर एडवांस पेमेंट 1000 से ज्यादा की है तो सारी की सारी वैल्यू का पीओटी फिर अभी बन जाएगा डेट ऑफ पेमेंट। बस ये बात ध्यान दो। तो सर्विस वाले केस में मैं दोबारा बोलूंगा, ये सर्विस वाला केस कर रहा हूं, गुड्स वाला केस नहीं कर रहा। सर्विस वाले केस में अगर एडवांस पेमेंट 1000 तक की है तो फिर पीओटी अभी नहीं बनेगा, बाद में बनेगा। अगर एडवांस पेमेंट तुम्हारी 1000 से ज्यादा की होगी तो सारी की सारी वैल्यू का पीओटी जो होगा फिर वो अभी बनेगा, डेट ऑफ पेमेंट बनेगा। बस ये बात ध्यान दो, ये सारी बातें आपकी यहां पे लिखी हैं। देखो जी, अरे पीओटी का मतलब होता है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। टाइम ऑफ सप्लाई का दूसरा नाम होता है, टाइम ऑफ सप्लाई का दूसरा नाम होता है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। तो चाहे पीओटी कहूं चाहे टीओएस कहूं, दोनों का मीनिंग सेम है। बस ये बात ध्यान दो। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, अगर 1000 तक की है तो पेमेंट और इनवॉइस एट द ऑप्शन, ऑब्वियस सी बात है मैं इनवॉइस वाला ऑप्शन क्योंकि इनवॉइस बाद में है। और अगर 1000 से ऊपर की है तो फिर पीओटी क्या बनेगा, डेट ऑफ पेमेंट पीओटी बनेगा। और सारी की सारी वैल्यू पर पीओटी अभी निकल कर आ जाएगा। ये सारी बातें आपकी यहां पे निकल के आती हैं। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? तो ये सारी बातें हमारी सर्विस वाले केस में, फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में निकल के आती हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, ये तो हो गया फॉरवर्ड चार्ज। पहले मेरे को बताओ, क्या कोई सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर होती है? क्या कोई सर्विस रिवर्स चार्ज में होती है, नहीं होती जी? क्या कोई सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर होती है, नहीं होती? सर थोड़ा सा फास्ट लग रहा है। देखो कुछ चैप्टर थोड़े से फास्ट पे लेके चलने पड़ेंगे। अगर हम बैठ जाएंगे तो 35 लेक्चर में तुम्हारा जीएसटी खत्म नहीं होगा। और मैं दोबारा बोल दूं, ये रेगुलर बैच नहीं है, ये आपका रिवीजन बैच चल रहा है। और तभी मैंने कहा था कि कल पीओटी तुम पढ़ के आना। अब तुम्हें लग रहा है कि पहली बार पहला दिन गाबा सर हमारे सामने तो बैठे ही हैं, आराम से मस्ती भरी महफिल में गाबा सर करा रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करवा देंगे। तो 1 घंटे में अगर चैप्टर खत्म करने हैं तो थोड़ी सी स्पीड फास्ट लेके चलेंगे मेरे बच्चे। थोड़ा सा ना घर से भी पढ़ के आना चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी है आपको, नालायक है नहीं। क्या कोई सर्विस आपकी रिवर्स चार्ज में कवर होती है? यस होती है। अच्छा कुछ एग्जांपल देना, कुछ आपकी जो सर्विस होती है वो रिवर्स चार्ज में कौन कौन सी कवर होती है? आपकी सर्विस जो है वो कौन कौन सी रिवर्स चार्ज में सर्विस कवर होती है? आपको मैं एग्जांपल देता हूं जी। एक तो आपकी लीगल सर्विस हो गया, लीगल सर्विस रिवर्स चार्ज में है। फिर रिकवरी एजेंट की सर्विस हो गया, फिर कॉपीराइट की सर्विस हो गया, फिर इंश्योरेंस एजेंट की सर्विस हो गया, फिर जीटीए की सर्विस हो गया। और बताओ और सर्विस कौन सी होती है जी? है नहीं, और सर्विस कौन सी होती है इसके अलावा जी? और सर्विस कौन सी होती है? आपकी कॉपीराइट की सर्विस हो गया, डायरेक्टर की सर्विस हो गया, वो भी रिवर्स चार्ज में आती है। फिर आपका और आपका इंडिविजुअल डीएसए की सर्विस हो गया, बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस हो गया। मतलब मल्टीपल सर्विस ऐसी हैं जो रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं। अब मुद्दा ये निकल के आ रहा है कि अगर मेरी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर होती है, ये नालायक बच्चा कौन है? ये देखो तन्नू को देखो, पहले तन्नू को देखो। मैं कह रहा हूं कौन सी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर होती है? तन्नू कह रही है बीडी रैपर। अरे नालायक, बीडी रैपर गुड्स है, बीडी रैपर गुड्स है। मैं सर्विस की बात कर रहा हूं, अभी सर्विस वाला रिवर्स चार्ज, अभी गुड्स वाला रिवर्स चार्ज नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, और मल्टीपल सर्विस ऐसी हैं जो रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं। अब एक बात मेरे को बताओ, अब जो सर्विस आपकी रिवर्स चार्ज में कवर होती हैं, क्या उस पर जीएसटी पे करना पड़ता है? नहीं, जल्दी बताओ। यश, विष्णु, सोनू, केशव, आप मेरे को आंसर देंगे। जो भी सर्विस आपकी रिवर्स चार्ज में कवर होती है, क्या उस पे जीएसटी पे करना पड़ता है? यस, पे करना पड़ता है। अच्छा उस पे जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर पे करेगा, रिसीवर पे करेगा? रिसीवर पे करेगा, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी सप्लायर पे करता है, रिवर्स चार्ज में रिसीवर जीएसटी जो है वो रिसीवर पे करता है। ये दोनों के अंदर फर्क आता है कि जब भी बोलूंगा फॉरवर्ड चार्ज या नॉर्मल चार्ज, जीएसटी कौन पे करेगा? सप्लायर। जब बोलूंगा रिवर्स चार्ज तो जीएसटी कौन पे करेगा? रिसीवर। अब मुद्दा ही निकल के आ रहा है कि अगर रिसीवर को जीएसटी पे करना है तो जीएसटी कब देना है, उसका पॉइंट ऑफ टैक्सेशन क्या निकल कर आएगा, वो हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बात चेक करना कि रिवर्स चार्ज वाले केस में पीओटी क्या निकल के आता है। अभी आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब सारे बच्चे बहुत ध्यान से सुनना, रिवर्स चार्ज वाला पीओटी क्या है। गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर तुम्हें रिवर्स चार्ज के अंदर पीओटी निकालना है तो सबसे पहले ना तुम डेट ऑफ इनवॉइस देखो, डेट ऑफ इनवॉइस कौन सी है। मतलब पहला मेरा काम क्या होगा? पहला मेरा काम होगा डेट ऑफ इनवॉइस को देखना। और जो भी मेरी डेट ऑफ इनवॉइस है, अगर डेट ऑफ इनवॉइस के 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट आ रही है,
मैं दोबारा बोलूंगा, अगर डेट ऑफ इनवॉइस के 60 दिन के अंदर अंदर अगर तुम्हें पेमेंट रिसीव हो रही है तो फिर तो डेट ऑफ पेमेंट ही जो होगा ना वो तुम्हारा पीओटी बन जाएगा। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि अगर तुम्हारी सर्विस रिवर्स चार्ज में कवर है उसका पीओटी कैसे निकलेगा, अगर डेट ऑफ इनवॉइस के 60 डेज के अंदर अंदर अगर तुम्हें पेमेंट रिसीव हो रही है तो जिस दिन तुम्हें पेमेंट आ रही है ना वही दिन तुम्हारा पीओटी है, उसके बेस पर जीएसटी पे करेंगे। बट अगर विद इन 60 डेज अगर 60 दिन के अंदर तुम्हें पेमेंट नहीं आ रही तो जहां पे 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा दैट इज 61st डे वो तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। बस ये पर ध्यान दो सर, एक बार दोबारा 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 मैं दोबारा बोलूंगा, जहां पे भी आपकी डेट ऑफ इनवॉइस है और जहां पे भी आपकी डेट ऑफ पेमेंट है, आप बस ये देख लो क्या इनवॉइस की डेट के 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट मिल रही है। अगर विद इन 60 डेज पेमेंट मिल रही है तो पेमेंट की डेट ही तुम्हारा पीओटी है। बट अगर इनवॉइस के 60 दिन के अंदर अंदर अगर पेमेंट नहीं मिल रही तो जहां पर 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा 61st डे वो तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। ये बात यहां पे लिखी है, बस ये पर ध्यान दो। अब मैं एक बार दोबारा बोल दूं, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, डेट ऑफ पेमेंट का मतलब होता है जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की है और जिस दिन बैंक में डेबिट हुआ है विच एवर इज अर्लियर, ये मतलब है डेट ऑफ पेमेंट का। बस ये बात ध्यान दो। अब एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो जी, देखो जी, अगर पेमेंट रिसीव हो गई है इनवॉइस के 60 दिन के अंदर फिर तो पीओटी बनेगा डेट ऑफ पेमेंट। बट अगर पेमेंट 60 दिन के अंदर रिसीव नहीं हुई है तो जहां पे 61st डे होगा ना वो तुम्हारा पीओटी बन जाएगा। और पेमेंट का मतलब क्या होता है, जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की है और जिस दिन बुक में डेबिट हुआ इनमें से अर्लियर जो है ये तुम्हारा पीओटी बनेगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार अब दोबारा से एक बार रिवीजन की रिवीजन करते हैं जी, एक बार रिवीजन की रिवीजन करते हैं। सारे बच्चे एक बार सीधे होके बैठ जाओ। मैं उम्मीद करूंगा आप सबने पहले एक बार पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो भगवान से प्रार्थना प्लीज मेरे को गाली वाली मत निकालना भाई, ठीक है ना। मैं आपको दोबारा बोल दूं, देखो ये जीएसटी जो है अप्रोक्सीमेट कम से कम 100 घंटे का कंटेंट है जो हमें 30 से 35 घंटे में खत्म करना है। तो आप समझ सकते हो कि 100 घंटे और 30 घंटे के अंदर फर्क होता है। बट फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको 30-35 घंटे के अंदर पूरा का पूरा जीएसटी समझ में आ जाए अगर आपने एक बार पहले पढ़ा है। तो एक बार रिवीजन की दोबारा रिवीजन करते हैं। अभी तक हमने 2 केस किए हैं। पहली बात सर्विस वाला केस हमने उठाया। सर्विस वाले केस में पहला केस हमने किया फॉरवर्ड चार्ज, दूसरा केस आपका रिवर्स चार्ज है। अगर बात करूंगा फॉरवर्ड चार्ज, तो फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहती है कि सबसे पहले तुम ये चेक करो क्या तुमने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया या विद इन टाइम इशू नहीं किया। अगर आपने इनवॉइस विद इन टाइम इशू किया है, विद इन टाइम का मतलब होता है 30 दिन या 45 दिन में आपने इनवॉइस इशू कर दिया। 30 दिन 45 दिन कहां से काउंट करने हैं? फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन। तो जहां पर तुम्हारी सर्विस कंप्लीट हुई है उसके 30 दिन में या उसके 45 दिन में अगर आपने इनवॉइस इशू कर दिया है तो पीओटी बनेगा डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी बनेगा। फिर अगर आपने विद इन 30 डेज या 45 डेज अगर इनवॉइस इशू नहीं की है तो पीओटी बनेगा डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ कंप्लीशन विच एवर इज अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी बनेगा। ये हमारा फॉरवर्ड चार्ज वाले केस में है। फिर पेमेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की, जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की, जिस दिन आपने बुक्स में एंट्री पास की और जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ इनमें से अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी निकल, ये तुम्हारा पेमेंट आएगा। बस ये पर ध्यान दो। फिर एडवांस वाले केस में अगर एडवांस 1000 तक का है, अगर एडवांस 1000 तक का है तो फिर तो पीओटी आएगा डेट ऑफ इनवॉइस। अगर एडवांस 1000 से ऊपर का है फिर सारी की सारी वैल्यू का पीओटी अभी निकल कर आएगा डेट ऑफ पेमेंट। बस ये बात ध्यान दो। ये तो हो गया सर्विस वाले केस में फॉरवर्ड चार्ज। फिर बात करो रिवर्स चार्ज। रिवर्स चार्ज में क्या है? जहां पे इनवॉइस है वहां से चेक करो पेमेंट कितने दिन में आ रही है। अगर इनवॉइस के पेमेंट 60 दिन के अंदर अंदर आ रही है तो पेमेंट ही तुम्हारा पीओटी है। और अगर इनवॉइस के 60 दिन के अंदर अंदर पेमेंट नहीं आ रही तो जहां पर 60 दिन खत्म होंगे उससे अगला दिन जो होगा 61st डे वो तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। ये सारी बातें यहां पे आ रही है। और पेमेंट का मतलब क्या होता है? बुक एंट्री और बैंक डेबिट विच एवर इज अर्लियर, ये डेट ऑफ पेमेंट का मतलब है। ये सारी बातें हमने की हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब ये हो गया हमारा रिवर्स चार्ज का। अब अगला पॉइंट फिर यहां पे निकल के आ रहा है कि वाउचर वाले केस में क्या होगा। अब वाउचर वाले केस में क्या होगा? देखो वाउचर जो होते हैं ना, वाउचर 2 तरह के होते हैं। या तो वाउचर होता है आइडेंटिफिएबल या वाउचर क्या होते हैं? नॉन आइडेंटिफिएबल होते हैं। एक बात मेरे को सोच के बताओ, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अगर मैं कह रहा हूं वाउचर आइडेंटिफिएबल है
तो आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या होता है कि मुझे पता है कि बदले मुझे क्या मिलेगा। जैसे मैंने तुम्हें एक वाउचर दिया, हेलो भाई साहब सुनो ध्यान से, अगर मैंने तुम्हें एक वाउचर दिया, तुम्हारा एक कूपन निकला, उस कूपन में लिखा हुआ है कि डोमिनोज का फार्म हाउस पिज्जा 20% ऑफ, बताओ ये वाउचर क्या है। तुम्हें वाउचर मिला कि डोमिनोज का फार्म हाउस पिज्जा 20% ऑफ, बताओ ये वाउचर क्या है। आइडेंटिफिएबल है या नॉट आइडेंटिफिएबल है? ऑब्वियस सी बात है आइडेंटिफिएबल है। अगर मैंने तुम्हें बोला कि तुम्हें वाउचर मिला, किसी भी पिज्जा को तुम परचेज करोगे, कोई भी पिज्जा अगर तुम परचेज करोगे तो 10% ऑफ है, तो कोई भी पिज्जा मतलब दैट इज नॉट आइडेंटिफिएबल वाउचर। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर जो है ना वो तुम्हारा पीओटी आएगा, जिस दिन वाउचर इशू किया होगा वो तुम्हारा पीओटी है। ठीक है जी। और फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अगर मान लो वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो जिस दिन वाउचर फिर रिडीम करोगे ना, फिर वो दिन तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। बस ये 2 पॉइंट यहां पे निकल के आ रहे हैं। चलो एक बार दोबारा बोलो, अगर वाउचर, हाँ जी, अगर वाउचर आइडेंटिफिएबल है तो पीओटी आएगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। अगर वाउचर नॉट आइडेंटिफिएबल है तो फिर पीओटी आएगा डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर, ये मेरा पीओटी निकल कर आएगा। तो 2 केस हैं, आइडेंटिफिएबल वाले केस में इशू की बात होगी और नॉट आइडेंटिफिएबल वाले केस में रिडम्पशन की बात होगी। ये बातें आपके यहाँ पे निकल के आ रही हैं, बस ये पर ध्यान दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये मेरा वाउचर वाला केस यहाँ पे निकल के आता है। फिर अगला केस यहाँ पे निकल के आ रहा है, अगर मान लो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है। अब मुझे नहीं पता कितने बच्चों को पता, कितने बच्चों को नहीं पता। अगर आपने पहले थोड़ा बहुत जीएसटी पढ़ा हुआ है, अगर आपने पहले थोड़ा बहुत जीएसटी पढ़ा है, याद है आपने एक चैप्टर किया होगा वैल्यूएशन का, बताना मेरे को जी, थोड़ा बहुत मेरे को बताओ। आपने एक चैप्टर पहले किया वैल्यूएशन का जी, आपने एक चैप्टर किया पहले वैल्यूएशन का? यस किया है। अच्छा, वैल्यूएशन जब वैल्यू निकालते हैं तो आप क्या करते हो बताना, आप वैल्यू कैसे निकालते हो? 15 1 में 15 2 को जोड़ देते हो और 15 3 को माइनस कर देते हो। यही तो करते हो ना कि 15 1 में 15 2 को जोड़ते हो, 15 3 को माइनस करते हो, तुम्हारी वैल्यू आती है। 15 2 में कितनी आइटम जोड़ती है? 5। क्या लास्ट वाली आइटम अगर आपको याद रही हो, इंटरेस्ट और पेनल्टी, क्या वैल्यू निकालते टाइम जोड़ते नहीं जोड़ते? मेरे को बस ये बता दो, क्या इंटरेस्ट और पेनल्टी, अरे अमेंडमेंट इसके अंदर नहीं आई, अमेंडमेंट गुड्स वाले केस के अंदर आई है। मेरे को जल्दी बताओ फटाफट से जी, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, क्या तुम इंटरेस्ट और पेनल्टी पर भी जीएसटी पे करते हो? यस पे करते हो। अब जो आपका सेक्शन 13(6) है वो ये कह रहे हैं जो इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, उस पर जीएसटी कब देना है? तो सिंपल सी लाइन में गवर्नमेंट ने लिखा, जिस दिन तुम इंटरेस्ट और पेनल्टी रिसीव करोगे, मतलब जिस दिन ये कंसीडरेशन तुम्हें रिसीव होगा, जिस दिन रिसीव होगा ना वही दिन तुम्हारा पॉइंट ऑफ टैक्सेशन है। बस ये पर ध्यान दो। तो उसने बोला व्हेन रिसीव सच एडिशनल कंसीडरेशन, जब ये तुम रिसीव करोगे तो वही तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। ये गवर्नमेंट बस यहां पे कहना चाह रही है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अरे वैल्यूएशन करेंगे अभी, मेरी अभी बताओ ना, इसका मेरे को बताओ क्या समझ में आ रहा है। जब तुम इंटरेस्ट रिसीव करोगे, जब तुम पेनल्टी रिसीव करोगे, वो दिन तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। बस ये पर ध्यान दो। सर वाउचर का एग्जांपल दो ना। रजत एक बात मेरे को बताओ, क्या आपने कभी ऑनलाइन पेमेंट की है? ऑनलाइन पेमेंट में तुम्हारे स्क्रैच कार्ड निकलते हैं, वो स्क्रैच कार्ड क्या होते हैं? वाउचर ही तो होते हैं। उसमें ऑफ नहीं मिलते तुम्हें कि ये वाला सामान ले लो, इतने का ऑफ मिलेगा, उतने का ऑफ मिलेगा, तो वाउचर ही तो है। अब उसमें बस तुम ये देख लो वाउचर वो आइडेंटिफिएबल है या नहीं है। अगर तुम्हें स्पेसिफिकली लिखा है ये वाउचर किस पे लगेगा, दैट इज आइडेंटिफिएबल। अगर तुम्हें क्लियरली पता नहीं है किस पे लगेगा, दैट इज नॉट आइडेंटिफिएबल। और पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, सब जगह तो वाउचर ही मिलते हैं। डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो फिर अगले पॉइंट पर आओ जी। अब अगला पॉइंट यहाँ पे रेजिड्यूरी केस आ रहा है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम के लिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूं, मैं तुम्हें करा रहा हूं, टेंशन मत लो, करा रहा हूं, बट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रेजिड्यूरी केस में क्या है, जो केस ऊपर कवर नहीं है तो उनका पीओटी कैसे निकलेगा? 2 केस हैं, या तो तुम रिटर्न भरते हो या तुम रिटर्न नहीं भरते। अगर तुम रिटर्न भरते हो, फिर जिस दिन रिटर्न भरोगे वो दिन तुम्हारा पीओटी आएगा। अगर मैं रिटर्न भरता हूं, जिस दिन रिटर्न भरूंगा वो मेरा पीओटी। अगर मैं रिटर्न नहीं भरता, फिर जिस दिन मैं टैक्स पे करूंगा ना वो दिन मेरा पीओटी निकल कर आएगा। ये रेजिड्यूरी केस है, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा या तो फॉरवर्ड चार्ज का, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा या तो रिवर्स चार्ज का, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा या तो वाउचर का, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा या तो इंटरेस्ट वाला। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस, वाउचर और कूपन सेम ही होते हैं। वाउचर को ही कूपन कहते हैं, कूपन को ही वाउचर कहते हैं।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखो, अब प्रॉब्लम क्या, मैंने कहा ये एग्जाम में नहीं आना, बच्चा कह रहा है ये दोबारा बता दो, एक बार दोबारा सुन लो, एग्जाम में नहीं आना, बट 100 नहीं, मैं 1000% कन्फर्म हूं एग्जाम में नहीं आना, फिर भी सुन लो दोबारा से। दो केस हैं। गवर्नमेंट कह रही अगर तुम रिटर्न जीएसटी की भरते हो तो जिस दिन भी तुम जीएसटी की रिटर्न भरोगे वो दिन तुम्हारा पीओटी है। अगर तुम रिटर्न नहीं भरते फिर जिस दिन तुम टैक्स पे करने जाओगे वही दिन तुम्हारा पीओटी निकल कर आ जाएगा। ये पॉइंट बस यहां पे निकल के आ रहा है जी। इसमें प्रैक्टिकल कैसे बनेगा जी? इसमें प्रैक्टिकल नहीं बनेगा। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब सुनो ध्यान से, अब तुम क्वेश्चन देखो जी। अब तुम यहां पे क्वेश्चन चेक करो। आज मैं जो क्वेश्चन बैंक, मैंने कहा था ना एक क्वेश्चन बैंक निकाल लूंगा मैं, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया, बट अब 2-3 दिन के अंदर मैं क्वेश्चन बैंक ये आपके टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया बट कोई बात नहीं, ये उसकी थोड़ी सी झलक दिखा रहा हूं मैं। तो इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको मैं जो क्वेश्चन कराना चाह रहा हूं एक बार चेक करना, क्या तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है जी? एक बार चेक करो क्या ये क्वेश्चन तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है? चेक करना एक बार क्वेश्चन जी। हाँ जी, एक बार चेक करो जी। यस नवीन, यस, एक बार चेक करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी। सर एक बार ओए गाबे बोल दो। ओए ओए ओए, मेरा थोड़ा सा ना गला बैठा हुआ है इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा। हाँ नहीं, बताओ रही कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अभी एक बार यहाँ पे चेक कर लो, देखो क्या लिखा हुआ है। उन्होंने वही लिखा हुआ है कि जिस दिन वाउचर तुम रिडीम करोगे, जिस दिन तुम रिडीम करोगे वो तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। ये इसका आंसर है जी। ठीक है जी, तो जब वाउचर तुम रिडीम करोगे वो दिन तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, ये लो। अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन एक बार चेक करो, ये क्वेश्चन चेक करो, ये रिवर्स चार्ज वाला है जी। ये क्वेश्चन रिवर्स चार्ज वाला है। हाँ जी, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन रिवर्स चार्ज वाला है। एक बार चेक करना क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है जी। ये क्वेश्चन रिवर्स चार्ज क्या है? वो कह रहे हैं मिस्टर शुभांग एसोसिएट ए पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड रिकवरी एजेंट की सर्विस। अब सोच के बोला क्या रिकवरी एजेंट की सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है नहीं आती? यस आती है, तो रिवर्स चार्ज वाला है। अब बताओ रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या होता है? अगर इनवॉइस के 60 दिन के अंदर पेमेंट आ गई तो पेमेंट पीओटी है। अगर इनवॉइस के 60 दिन में पेमेंट नहीं आई तो जहां 61st डे होगा ना वो पीओटी आएगा। अब चेक करो, रिकवरी एजेंट है, रिकवरी एजेंट वाली सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं एंड रजिस्टर्ड सप्लायर 15 जनवरी इनवॉइस फॉर द सेम वाज इशूड। अच्छा, सर्विस जो दी है वो दी है 15 जनवरी को। इनवॉइस जो इशू की है, इनवॉइस कब इशू किया जी? इनवॉइस आपने इशू की है यहाँ पे 7 फरवरी को। इनवॉइस इशू किया 7 फरवरी को, तो ये 7 फरवरी है, ठीक है। फिर पेमेंट जो आई है 18 अप्रैल को आई है और यहाँ पे बैंक में डेबिट हुई है 20 अप्रैल को। तो भाई 18 और 20 इसमें से अर्लियर क्या बनेगा? 18। तो पेमेंट आई है 18 को। अब मेरे को बताओ 7 फरवरी और 18 अप्रैल क्या पेमेंट 60 दिन के अंदर आई है नहीं आई? क्या पेमेंट 60 दिन के अंदर आई है नहीं आई? जल्दी बताओ मेरे को। हाँ नहीं, विष्णु, विष्णु ज्योति सोनू हंसिका, मेरे को फटाफट से बताओ क्या पेमेंट आपकी 60 दिन में आई है नहीं आई? नहीं आई। तो अगर पेमेंट 60 दिन में नहीं है तो क्या पीओटी बनेगा? 61st डे। अब एक बार चेक करो, 7 फरवरी है तो 8 9 10, 8 9 10 अपना 3 दिन तो ही हो गए, 10 और फरवरी में 18, 18 18 और 3 21 दिन आपके फरवरी में हो गए। तो आपके 21st डे तो हो गए फरवरी में। मार्च में हो गए 31 दिन, ठीक है, तो ये कितने हो गए? 52। फिर आपके अप्रैल में हो गए 8। तो मेरे ख्याल से 8 अप्रैल को ना, 8 अप्रैल को 60 दिन खत्म हो रहे हैं। तो 8 अप्रैल से अगला दिन क्या हो गया? 61st डे, दैट इज 9 अप्रैल। तो वो तुम्हारा पीओटी आएगा। तो आप चेक करोगे 9th अप्रैल इज योर पीओटी। देखो ये आंसर है, टाइम ऑफ सप्लाई जो है वो 9th अप्रैल है। बताओ क्या दिक्कत है जी? अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे जी।
अब इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर बनेंगे, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि बताओ पीओटी निकाल के बताओ कि पीओटी क्या निकल के आएगा जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आइडेंटिफेबल कहाँ है प्राची? वो कह तो रहा है वो टाइम टू टाइम रिडीम करेगा, तो आइडेंटिफेबल तो है ही नहीं, मल्टीपल फूड आइटम है। अब अगर मल्टीपल फूड आइटम है तो फिर वाउचर आइडेंटिफेबल कैसे हुआ? नॉट आइडेंटिफेबल हुआ जी, नहीं मेंशन नहीं होगा, वो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा जी, वो तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। 7 फरवरी को इंक्लूड नहीं करते जी, 7 खुशबू 7 को इंक्लूड नहीं करते, आगे से स्टार्ट करते हैं। लीप ईयर यहां पे नहीं लेना, लीप ईयर यहां पे नहीं लेना, उसने कहीं भी 2024 नहीं बोला, उसने सिर्फ फरवरी बोला है। तो फरवरी बोला है तो नॉर्मल 28 दिन मान के चलोगे। अगर वो कहता कि ये 2024 की बात हो रही है तो फिर मैं लीप ईयर लेके चलता, बस ये पर ध्यान दो। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा, उसने नॉर्मल 7 फरवरी बोला है, चेक करो कहीं नहीं लिखा 7 फरवरी 2024, तो मतलब 7 फरवरी, और नॉर्मल फरवरी में 28 डेज होते हैं, उसके बेस पे कैलकुलेशन करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर क्यों बार पता नहीं चलता? नहीं पता क्यों नहीं लगता? अगर आपने रिवर्स चार्ज पढ़ा हुआ तो पता लगेगा, क्यों नहीं पता लगेगा? चलो अब फटाफट से आओ जी, अब एक बार फटाफट से वापस आते हैं। अब ये तो हमारा हो गया कि सर्विस वाले केस में क्या रिवर्स चार्ज निकल के आ रहा है। अब इसके बाद एक बार यहां पे आ जाओ जी, अब एक बार यहां पे आओ, अब आ जाओ गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज क्या है। और गुड्स वाले केस में जो रिवर्स चार्ज है ना, उसके अंदर अमेंडमेंट आई है। अब उसके अंदर अमेंडमेंट क्या आई है वो सुनना जी, उसके अंदर अमेंडमेंट क्या आई है। अब गुड्स वाले केस में बस 2 केस हमें करने हैं, एक तो 12(2) हमें करना है फॉरवर्ड चार्ज वाला, एक 12(3) हमें करना है रिवर्स चार्ज वाला। बाकी वाउचर, इंटरेस्ट पेनल्टी और आपका रेजिड्यूरी केस, ये तीनों के तीनों सेम है। बस 2 हमें करने हैं, एक तो फॉरवर्ड चार्ज हमें करना है, एक हमें रिवर्स चार्ज करना है। जहां ये दोनों हो गए ना तो गुड्स वाला केस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, अमेंडमेंट कहां पर आई है, अमेंडमेंट क्यों आई है। अब बिल्कुल शांत होकर बैठ जाना, बिल्कुल बातचीत मत करना बिल्कुल भी अब, क्योंकि अगर अब तुम बातचीत करोगे तो तुम्हें पॉइंट समझ में नहीं आएगा जो मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है ना। और मेरे से ज्यादा जोर से बोला जा नहीं रहा है, तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरी बात समझोगे मैं कहना क्या चाह रहा हूं, और आप डांट मेरे से नहीं खाओगे। सुनो अब ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इधर सुनो ध्यान से। अब एक बार यहां पे चेक करो, अब क्या गुड्स वाला केस कहता क्या, पहले वो सुनो गुड्स वाला केस कहता क्या। गुड्स वाला केस ना, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारा गुड्स फॉरवर्ड चार्ज में कवर है तो उसका पीओटी निकलेगा 12(2) के अंदर, उसका पीओटी कहां निकलेगा 12(2) के अंदर, ठीक है। अब 12(2) में ना 2 केस हैं। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कि सबसे पहले तुम ये बताओ क्या तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या नहीं करता। और दूसरा केस ये निकल के आ रहा है, क्या तुम्हारी सप्लाई में अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है या तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, तुम्हारे पहले ये नहीं पढ़ा सर आपने क्या बोला। मतलब गवर्नमेंट ये बात कह रही है अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, मूवमेंट इन्वॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मूवमेंट इन्वॉल्व करने का मतलब होता है कि सामान मेरे साथ में नहीं जाएगा, सामान बाद में आएगा। मतलब जैसे तुमने सामान लिया, मैंने कहा मैं सामान तुम्हारे घर में डिलीवर करवा दूंगा, इसका मतलब है सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है। मतलब जब भी सामान कस्टमर के साथ में नहीं जा रहा, कस्टमर पहले चला गया, सामान बाद में ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है, दैट इज मूवमेंट इन्वॉल्व करता है। और अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता तो मतलब सामान तुम्हारे साथ में जा रहा है, तुम मेरी दुकान पर आए और यहीं से सामान तुम अपने घर में ले गए तो कोई अलग से मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता, वो दूसरे वाला केस है। अब अगर गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो पीओटी आएगा जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर। मतलब जिस दिन आपने इनवॉइस इशू किया और जिस दिन सामान फैक्ट्री से रिमूव होगा, इनमें से जो अर्लियर होगा ना वो तुम्हारा पीओटी आ जाएगा। और अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता तो पीओटी बनेगा जिस दिन इनवॉइस इशू करोगे और डेट ऑफ डिलीवरी, इनमें से जो अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। सर एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा।
मैं दोबारा बोलूंगा, गवर्नमेंट ने कहा देखो जी, अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व करता है, मतलब सामान तुम्हारे साथ में नहीं, सामान तुम्हारे बाद में जाएगा, तुम्हारे सामान घर में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, दैट इज मूवमेंट इन्वॉल्व करता है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिमूवल विच एवरेज अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी है। और अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर तुम्हारी सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करता तो डेट ऑफ इश्यू और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवरेज अर्लियर, ये तुम्हारा पीओटी है। पहले मुझे ये बताओ, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, मैं तुम्हारी दुकान पर सामान लेने के लिए आया और मैंने कहा सामान मेरे को दे दो, इस सामान को लेके मैं घर जा रहा हूं और मैं अपने हाथ में पकड़ के सामान लेके घर जा रहा हूं, बताओ क्या इस गुड्स में कोई अलग से मूवमेंट इन्वॉल्व करता है? नहीं करता, तो मेरा केस ये वाला है। मैंने तुम्हारी दुकान पे काफी सारा राशन का सामान लिया, मैंने कहा मेरे घर में डिलीवर करवा देना, मेरी फैक्ट्री पे भिजवा देना, इसके अंदर क्या हो गया? मेरी सप्लाई के अंदर मूवमेंट इन्वॉल्व करता है। अगर करता है तो इनवॉइस और रिमूवल विच एवरेज अर्लियर, नहीं करता तो इनवॉइस और डिलीवरी विच एवरेज अर्लियर। बस ये पर ध्यान दो। ऐसा कुछ नहीं होता शिवम, ये बात हम क्लास में समझ चुके हैं कि हमेशा इनवॉइस पहले नहीं होता। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, ये बताओ क्या तुम्हें कहीं भी पेमेंट दिख रही है? क्या कहीं भी तुम्हें पेमेंट, क्या गुड्स वाले केस में हम पेमेंट चेक कर रहे हैं? एक बार मेरे को देख के बताना, क्या हम गुड्स वाले केस में पेमेंट हम चेक कर रहे हैं? बताओ, क्या हम कहीं भी पेमेंट चेक कर रहे हैं? पेमेंट, क्या हम पेमेंट चेक कर रहे हैं? नहीं कर रहे, क्योंकि गुड्स वाले केस में पेमेंट हम चेक ही नहीं करते। आपको मैंने पहले भी कहा था, स्टार्टिंग में जब गुड्स का लॉ बना उस टाइम पर पेमेंट हम चेक करते थे, कि गवर्नमेंट ये बात कहती थी कि अगर एडवांस पेमेंट आएगी तो पेमेंट पीओटी बनेगा, बट गुड्स वाले केस में वो लॉ हटा दिया। सर्विस वाले केस में आज भी है, गुड्स वाले केस में आज नहीं है। बट अब गवर्नमेंट को लगा ये ना हमसे गलती हो गई। गलती क्यों हो गई? कि गुड्स वाले केस में सारे गुड्स कवर हो गए। किसी को याद है गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है? आप मेरे को बस इतना बता सकते हो, गुड्स वाले केस में डेफिनेशन क्या होती है? गुड्स वाले केस में गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, बताना। गुड्स वाले केस की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ मेरे को, डेफिनेशन बताओ, गुड्स वाले केस की डेफिनेशन क्या होती है? जल्दी बताओ यार, मेरे को डेफिनेशन बताओ, डेफिनेशन क्या होती है? गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन जल्दी बोलो, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी, बट इंक्लूड्स जल्दी बोलो, बट इंक्लूड्स, बोलो भाई, इंक्लूड्स में क्या आएगा? बट इंक्लूड्स में क्या आएगा? इंक्लूड्स बताओ मेरे को, इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। बहुत बढ़िया। अब बताओ, एक्शनेबल क्लेम आते हैं। एक्शनेबल क्लेम को हमने सप्लाई के चैप्टर में किया शेड्यूल 3, कि एक्शनेबल क्लेम को ना गुड्स की सप्लाई मानेंगे ना सर्विस की सप्लाई मानेंगे, बट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगेगा। जितने बच्चे लाइव क्लास को डेली अटेंड कर रहे हैं या जो बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं, मेरा उनसे क्वेश्चन है, कौन कौन से 6 एक्शनेबल क्लेम मैंने तुम्हें बताए थे जहां पे जीएसटी लगेगा? बताना कौन कौन से एक्शनेबल क्लेम थे जी? कौन कौन से 6 एक्शनेबल क्लेम थे जहां पे जीएसटी लगेगा? उन 6 एक्शनेबल क्लेम के नाम बताओ, कौन कौन से थे? बताओ। बैटिंग, बोलो बोलो, बहुत बढ़िया। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, और बताओ 3 अमेंडमेंट आई थी। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी और बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, और बताओ मेरे को कैसीनो, बहुत बढ़िया, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग, और एक था ऑनलाइन गेम्स। एक क्या था? ऑनलाइन गेम्स था। क्या मैं कह सकता हूं इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगता है? सोच के बताओ, क्या मैं कह सकता हूं इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगता है? मैं तुम्हें अमेंडमेंट करवा रहा हूं, ये अमेंडमेंट बीच बीच में हो रही है, मेरे को बताते रहो
क्या मैं कह सकता हूं इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगता है? यस लगता है। अच्छा, अगर इन 6 एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगता है तो क्या ये 6 एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे? क्या ये 6 एक्शनेबल क्लेम अब गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे? यस या नो? क्या अब ये 6 एक्शनेबल क्लेम गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे? यस कवर हो जाएंगे। अगर गुड्स की डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे तो इनका पीओटी कहां निकलेगा? सेक्शन 13 में, 12 में। सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो, सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिखो। अगर ये गुड्स के डेफिनेशन में कवर हो जाएंगे तो इनका पीओटी 12 में आएगा, 13 में आएगा? इनका पीओटी 12 में निकालोगे, 13 में निकालोगे? जल्दी बताओ, 12 में निकालोगे, 13 में निकालोगे? 12 में निकालोगे। बहुत बढ़िया। पीओटी कहां निकालोगे? 12 में। अब अगर 12 में पीओटी निकालोगे, क्या तुम्हें नहीं लग रहा कि गवर्नमेंट इस केस में एडवांस पर जीएसटी लेना चाहेगी? गवर्नमेंट इसको इनकरेज करेगी, डिस्करेज करेगी? डिस्करेज करेगी। गवर्नमेंट इस पर जीएसटी ज्यादा लेने की कोशिश करेगी, कम लेने की कोशिश करेगी? ज्यादा लेने की कोशिश करेगी। तो गवर्नमेंट ने बस इतनी सी अमेंडमेंट की है कि जिस नोटिफिकेशन थी, एक नोटिफिकेशन थी 66/2017, ये नोटिफिकेशन आई थी 15 नवंबर 2017 को। इस नोटिफिकेशन से गवर्नमेंट ने क्या किया था? एडवांस पेमेंट पर जीएसटी हटा दिया था गुड्स वाले केस में। बस अब गवर्नमेंट ने बस ये कह दिया कि अब ये नोटिफिकेशन गुड्स वाले हर केस में एप्लीकेबल है, बट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़कर। जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है उस पर यह नोटिफिकेशन नहीं लगेगी। मतलब इन वाले केस में अगर तुम्हें एडवांस मिल रहा है एक्शनेबल क्लेम में तो एडवांस पर भी तुम्हें जीएसटी देना पड़ेगा, वही तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो आज हमें पेमेंट चेक करनी है, गुड्स वाले केस में भी चेक करनी है, बट सिर्फ 6 एक्शनेबल क्लेम में चेक करनी है और कहीं पर हमें पेमेंट चेक नहीं करनी। ये आपकी अमेंडमेंट आई है, बस ये पर ध्यान दो। क्या आपको अमेंडमेंट समझ में आ गई? क्या आपको अमेंडमेंट समझ में आ गई? तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि 6 एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं जहां पर गवर्नमेंट कह रही है हमें एडवांस पर जीएसटी लेना है। मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है अगर इन 6 केस में एडवांस मिलेगा, इन 6 केस में अगर एडवांस मिलेगा तो हम एडवांस पर भी जीएसटी लेंगे। इन 6 एक्शनेबल क्लेम है, बस ये बात ध्यान दो। अब मैं तुम्हें दिखा देता हूं जी। अब आपके सामने यहां पर एक बार आप अमेंडमेंट देख लो। देखो यहां पे क्या लिखा है जी। ये देखो जी, पढ़ो एक बार, चेक करो अमेंडमेंट यहां पर क्या निकल के आई है। आपको मैं अगर अमेंडमेंट दिखाऊं, ये देखो जी, चेक करना क्या लिखा है। टैक्स टू बी पेड ऑन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट फॉर सच सप्लाई बाय सप्लायर्स। क्या कह रहे हैं? नोटिफिकेशन 66/17 15 नवंबर 17 वाज अर्लियर इश्यू टू एग्जम्प्ट कर दिया था ऑल रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ एडवांस इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, बट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 23। 1 अक्टूबर 2023 से गवर्नमेंट ने बोला, क्या बोला जी? रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, ठीक है, फ्रॉम द सेट एग्जम्पशन सो दैट इन द स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम द टैक्स कैन बी पेड एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट फॉर सच सप्लाई बाय द सप्लायर। मतलब उन 6 एक्शनेबल क्लेम पर अब एडवांस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। तो ये पॉइंट बस निकल के आ रहा है, ठीक है? ये पॉइंट आपका निकल के आ रहा है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बता दो भाई, ठीक है? एक सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है? सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है कि भैया एडवांस पर जीएसटी नहीं है गुड्स वाले केस में। गुड्स वाले केस में कोई भी एडवांस पे जीएसटी नहीं है, बट 6 एक्शनेबल क्लेम ऐसे हैं उन पर तुम्हें एडवांस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा। ये बस इतनी सी अमेंडमेंट आई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये आपकी अमेंडमेंट छोटी सी यहाँ पे निकल के आई है, ठीक है? नहीं, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है। इन 6 एक्शनेबल क्लेम में जितना मर्जी एडवांस मिले, चाहे आपकी 1 रुपया हो, 2 रुपये हो, 10 रुपये, 20 रुपये, इन पर जीएसटी लगेगा। नोटिफिकेशन नंबर याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नोटिफिकेशन नंबर याद करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। लॉक कर दो इसको जी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बस ये छोटी सी अमेंडमेंट है, बाकी सारा कुछ सेम है जो आपने पहले पढ़ा है। अब यहाँ पे एक बार फटाफट से आओ जी। अब कंक्लूड कर दूं। अब बताओ, लास्ट टाइम बताओ, रिवीजन की भी रिवीजन। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व करेगा तो डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस
और डेट ऑफ रिमूवल विच एवर इज अर्लियर, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगा, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ डिलीवरी विच एवर इज अर्लियर। और अगर अगर एक्शनेबल क्लेम है उसके अंदर हम पेमेंट भी चेक करेंगे, और अगर पेमेंट सबसे पहले है तो पेमेंट ही पीओटी बनेगा उन 6 एक्शनेबल क्लेम वाले केस में। गवर्नमेंट बस ये बात कहना चाह रही है। यस सिमी, प्रखर वही करा लो, बस साथ में अमेंडमेंट देखनी पड़ेगी। %28 जीएसटी लगता है जी। चलो अब फटाफट से आओ जी, अब एक बार फटाफट से आ जाओ। अब आ जाओ यहाँ पे रिवर्स चार्ज में। अब गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज का पीओटी कैसे निकलेगा जी? अब गुड्स वाले केस में रिवर्स चार्ज का पीओटी कैसे निकलेगा? डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ गुड्स, जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया या जिस दिन पेमेंट आई, या 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इनमें से जो अर्लियर होगा ना वो तुम्हारा पीओटी आएगा जी। मतलब वहां पे तुम 61st डे चेक करते हो, वहां पर तुम 61st डे चेक करते हो, यहां पर चेक करोगे 31st डे। तो यहां पर एक पॉइंट नया आ गया, बस जिस दिन आपने गुड्स रिसीव किया, फिर जिस दिन पेमेंट आई, और जो तुम्हारा 31st डे होगा, इनमें से जो अर्लियर होगा ना ये तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। ये तुम्हारा रिवर्स चार्ज वाला केस है जी। यस यस, अगर इनवॉइस अर्लियर तो इनवॉइस ही बनेगा, ऑब्वियस सी बात है। वैसे भी मैं क्या कह रहा हूं, अगर पेमेंट सबसे पहले तो पेमेंट बनेगा। अब ऑब्वियस सी बात, अगर इनवॉइस पहले तो इनवॉइस बनेगा। वो लो तो है ही है। मैंने क्या बोला, अगर पेमेंट सबसे पहले है तो अब पेमेंट भी पीओटी बन जाएगा, जो पहले नहीं बनता था। हाँ देख सकते हो वंशिका, देख सकते हो, बट उसके अंदर भी आई थिंक इतनी स्पीड के अंदर ही होगा। इस देखो, इससे स्लो स्पीड ना फिर तो मेरे बच्चे रेगुलर बैच होगा। इससे स्लो स्पीड तो फिर मेरे को नहीं लग रहा, और मेरे को ये भी नहीं लग रहा कोई ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। बट अगर आपने पहले बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ तो बात एक अलग है। फिर मैं कुछ नहीं कह सकता अगर आपने पहले नहीं पढ़ा, ठीक है जी। इसको लॉक कर सकते हैं जी, क्लियर है। चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं, और अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन। लो जी, अब मैं तुम्हें एक बार क्वेश्चन दिखा रहा हूं जी, और आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दोगे जी। लो जी, आप मुझे क्वेश्चन का आंसर देना। ये लो, इसका पीओटी निकाल के बताना मेरे को। इलस्ट्रेशन नंबर 5 का पीओटी निकालो। इसका पीओटी निकाल के बताओ जी। हर एकम हुई थी क्लास, यूट्यूब पे हुई थी आज। इसका आंसर बताओ जी। अब यहां पे चेक करो क्या कह रहे हैं, टाइम ऑफ सप्लाई बताना आपको जी। अब अगर टाइम ऑफ सप्लाई बताना है तो टाइम ऑफ सप्लाई वाले केस में क्या देखो जी, यहां पे वो कह रहे हैं 6 मई बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, सम एग्री 15,000, एडवांस 3,000 मिला। अब सारे बच्चे बस ये बोल दो 3,000 पे एडवांस मिला, तो 3,000 एडवांस मिला, उसका पीओटी तो 6 मई निकल के आ गया। तो 3,000 रुपए का पीओटी तो आएगा 6 मई, ये एडवांस आ गया। उसके बाद 15 सितंबर को फंक्शन हो गया, तो 15 सितंबर को फंक्शन हो गया, दैट इज डेट ऑफ कंप्लीशन। ये क्या बन गया, डेट ऑफ कंप्लीशन। फिर 27 अक्टूबर को इनवॉइस आया, तो 15 सितंबर 27 अक्टूबर, क्या इसके 30 दिन के अंदर अंदर इनवॉइस इशू हो गया? बताओ, क्या 15 सितंबर 27 अक्टूबर, क्या इसके 30 दिन के अंदर इनवॉइस इशू हो गया? नहीं हुआ। और अगर 30 दिन में इनवॉइस इशू नहीं हुआ तो पीओटी क्या बनेगा? फिर पीओटी बनेगा डेट ऑफ कंप्लीशन और फिर डेट ऑफ पेमेंट अर्लियर।
अर्लियर क्या बनेगा 15 सितंबर, तो फिर 15 सितंबर मेरा पीओटी बनेगा बैलेंस पेमेंट के लिए। बैलेंस पेमेंट कितनी है 12,000 रुपए। लोज तो सिंपल सी बात क्या निकल के आ रही है कि 6 मई पीओटी बनेगा 3,000 रुपए के लिए और 12,000 रुपए के लिए पीओटी बनेगा आपका 15 सितंबर। बस ये पर ध्यान दो, ये इसका आंसर निकल के आएगा। यस शिवम यस, डन, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्या इसको लॉक कर सकते हैं जी? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा रहा हूं जी। अब मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं और तुम मुझे उसका आंसर दोगे। ये लो जी, ये क्वेश्चन का आप मेरे को आंसर दो फटाफट से। एक बार चेक करना यहां पे जी, ये इलस्ट्रेशन देखो और मुझे आंसर दो जल्दी। जल्दी बताओ फटाफट से जी, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो। चेक करो क्वेश्चन और आंसर दो जी। हेलो हंसिका, हंसिका, श्वेता, नवीन, साक्षी, आंसर दो मेरे को फटाफट से जी। यानी पीओटी क्या निकल के आएगा? अब यहां पे बताओ वो कहना क्या चाह रहा है। अब वो डिलीवर करेगा, देखो यहां पे सामान डिलीवर करेगा फैक्ट्री पे। अब सारे बच्चे बोलना सामान डिलीवर करेगा फैक्ट्री पे, तो मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है तो यहां पे चेक करो, यहां पे फैक्ट्री से रिमूव कब हुआ 9 सितंबर को, इनवॉइस कब आया 18 सितंबर को। तो भाई 9 सितंबर 18 सितंबर, अर्लियर क्या बनेगा 9 सितंबर, तो ये तुम्हारा पीओटी निकल के आएगा। और पेमेंट हमें यहाँ पे चेक ही नहीं करनी, देखो लिखा भी है डेट ऑफ पेमेंट नोट रेलिवेंट। क्यों रेलिवेंट नहीं है? अब पेमेंट हट चुकी है, तो बस इसमें और इसमें से अर्लियर बनेगा 9 सितंबर, ये तुम्हारा पीओटी आएगा जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया जी। अब एक क्वेश्चन का मुझे और आंसर दो जी, एक क्वेश्चन का मुझे और आंसर दे दो फटाफट से। और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। कहां गया ये वाला जी? ये आपने अभी अभी किया है, वैसे ऐसा सा क्वेश्चन आपने अभी अभी किया है, बताओ। जल्दी बताओ फटाफट से, बताओ जी, जल्दी बताओ फटाफट से, इसका आंसर क्या आएगा जी? इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर ये आपने अभी अभी किया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अभी अभी किया आपने, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपने अभी अभी किया है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपने अभी अभी किया है। जल्दी बताओ। अब ये 25,000 रुपये तो एडवांस है, तो 25,000 रुपये एडवांस है, उसका पीओटी तो बनेगा 15 अक्टूबर। फिर यहाँ पे मैरिज सेरेमनी टुक प्लेस इन द होल, तो ये है डेट ऑफ कंप्लीशन, ये डेट ऑफ कंप्लीशन है। अब डेट ऑफ कंप्लीशन है, इनवॉइस इशू हो गया यहाँ पे। अब 30 नवंबर और यहाँ पे 14 दिसंबर है। क्या इनवॉइस विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू हो गया? यस हो गया। अब विद इन 30 डेज है, यहां से 30 दिन के अंदर है, और अगर विद इन 30 डेज है तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर क्या बनेगा? यहां पे बनेगा इनवॉइस, तो फिर यहां पे जो बैलेंस पेमेंट है 75,000 उसका बनेगा 14 दिसंबर। आपने फिर गलती कर दी है, नालायक बच्चों, बिल्कुल ही नालायक बच्चे हो आप। ये नवंबर वाला कौन सा है? मेगा नालायक। नवंबर क्यों बनेगा? यहां पे इनवॉइस 30 डेज में इशू कर दिया, और अगर इनवॉइस विद इन 30 डेज इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट अर्लियर, तो इनवॉइस अर्लियर है ना, तो 14 दिसंबर बनेगा जी। इधर देखो ध्यान से चेक करो, देखो पीओटी क्या बनेगा, देखो 75,000 के लिए क्या बनेगा 14 दिसंबर बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या बनेगा 15 अक्टूबर बनेगा 25,000 रुपए के लिए। बताओ क्या दिक्कत है यार इसमें, क्या दिक्कत है बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ रहे हैं पीओटी के जी। अब अगर तुम्हें ये भी मुश्किल लग रहे हैं तो फिर मुश्किल लगेगा आपको जी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? क्या इसको लॉक कर सकता हूं? पक्का पक्का पैक कर दूं जी?
सर 20 अक्टूबर क्या है, वो 20 अक्टूबर क्या है कहां पे, तो 20 अक्टूबर को तो 25,000 का इनवॉइस इशू किया है ना, उसकी तो पहले हमें पेमेंट ही आ गई, तो वो तो हमें इनवॉइस की डेट देखनी नहीं क्योंकि पेमेंट पहले है वहां पर। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो एक्शनेबल क्लेम वाला आया है। कई बच्चों को एक्शनेबल क्लेम में दिक्कत आ रही है, इधर देखो ध्यान से, एक्शनेबल क्लेम में क्या है। मान लो लॉटरी, अब ध्यान सुनना, लॉटरी वाले केस में डेट ऑफ पेमेंट तुम्हारी आई है 15 जून 2024 को, ये केस नंबर 1 है। 15 जून 23 मान लो, ठीक है जी, 15 जून 23 को, और डेट ऑफ इनवॉइस इशू किया है आपने 16 जून 2023 को, 16 जून 2023 को, ठीक है, और डेट ऑफ डिलीवरी दे रखी है आपको, डेट ऑफ डिलीवरी है मान लेते हैं 18 जून 2023 को। अब बताओ पीओटी क्या बनेगा। अब पीओटी क्या बनेगा जी, जब तक अमेंडमेंट नहीं थी तो पीओटी बनता था इनमें से अर्लियर, पेमेंट हम चेक ही नहीं करते थे। अब अमेंडमेंट आ गई है तो पीओटी यहां पर क्या बनेगा, अब पीओटी बनेगा 15 जून 23, पेमेंट पहले है तो पेमेंट पीओटी है। ये अमेंडमेंट का इफेक्ट आएगा जी, ये अमेंडमेंट का इफेक्ट आएगा। अब दूसरे पॉइंट पे आ जाओ, अब दूसरे पॉइंट पे आओ। अब अगर मान लो पेमेंट आई है 18 जून को जी, अब अगर पेमेंट मान लो आई है 18 जून 23 को और इनवॉइस आपने इशू कर दिया 15 जून 23 को और डिलीवरी हुई है 18 जून 23 को, अब बताओ क्या होगा जी। अब गलती से पेमेंट मत बोल देना, अब अगर इनवॉइस पहले है तो फिर इनवॉइस पीओटी बनेगा। तो सिंपल सी बात है, इनमें से जो अर्लियर है वो पीओटी बनेगा, बस पहले पेमेंट देखते नहीं थे, अब पेमेंट हमें देखनी है। अगर पेमेंट पहले है तो पेमेंट पीओटी है, नहीं है तो जो पहले होगा वो पीओटी बनेगा। इसमें क्या दिक्कत आ रही है बताओ यार, क्या दिक्कत आ रही है इसके अंदर जी। लॉक कर दो इसको जी, क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी, क्या इसको मैं लॉक कर सकता हूं। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, क्या इसको लॉक कर सकता हूं। क्लियर है, ठीक है जी। तो अब जाके सर, हाँ बिल्कुल सही बात है। अभी रिवर्स चार्ज वाला हमने किया तो है, रिकवरी एजेंट वाला, अभी रिवर्स चार्ज वाला हमने रिकवरी एजेंट वाला किया तो है, वो रिवर्स चार्ज का ही था जी, वो रिवर्स चार्ज का था। पता कैसे चलेगा, उसके लिए आपको आरसीएम पढ़ना पड़ेगा जी, उसके लिए आपको आरसीएम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो जी अब सुनो ध्यान से, अगर अगर डेट ऑफ डिलीवरी 14 जून होती तो वो बन जाता, बिल्कुल सही बात है जी। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब जाके सेक्शन नंबर 12 हमारा खत्म हो गया जी, अब जाके हमारा सेक्शन नंबर 12 यहाँ पे खत्म हो गया, और अब जाके सेक्शन नंबर 13 हमारा यहाँ पे खत्म हो गया जी। ठीक है जी, 12 और 13 ये अब जाके हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है जी, अब एक सेक्शन हमारा बैलेंस बचा हुआ है, दैट इज सेक्शन नंबर 14, जो सबसे गिरा हुआ सेक्शन है, जो सबसे गिरा हुआ सेक्शन है, सबसे आसान सेक्शन है जी। ठीक है जी, ये सेक्शन ध्यान सुना, ये सेक्शन जो है बिल्कुल आसान है, एग्जाम के लिए इतना रेलिवेंट नहीं है। एग्जाम में मेरे को नहीं लगता कि अगर इसमें से क्वेश्चन बनेगा, मेरे को कोई उम्मीद नहीं लगती। क्वेश्चन या तो 12 का बनेगा या वो 13 का बनेगा जी। यहां सेक्शन नंबर 14 जो है उसमें से क्वेश्चन बनने की मुझे उम्मीद नहीं है, बट 14 है बिल्कुल सिंपल जी, 14 है बिल्कुल सिंपल। अब सुनो ध्यान से, 14 है क्या, इधर देखो 14 है क्या। जैसे मान लो यहां पे ना, यहां पे जीएसटी का रेट चेंज हो गया। अब यहां पे जीएसटी का रेट 18% था और यहां पे जीएसटी का रेट जो था वो 12% था जी। नवीन वो इनवॉइस के चैप्टर के अंदर आएगा जी, वो इनवॉइस के चैप्टर के अंदर आएगा, जिसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि 6 मंथ, जहां पे 6 महीने खत्म हो रहे हैं उसके बेस पे वो इनवॉइस में डिस्कस करेंगे। कॉन्टिन्यूस सप्लाई और डेट ऑन अप्रूवल बेस वाला वो इनवॉइस के चैप्टर के अंदर है, वो पीओटी के अंदर नहीं है। आप अगर पीओटी का चैप्टर बेयर लॉ में देखोगे तो बेयर लॉ में कहीं पर भी ये पाएंगे वो इनवॉइस में है, ठीक है ना, तो उसकी लिंकिंग होगी इनवॉइस से, वो पीओटी के चैप्टर का पार्ट नहीं है। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब यहां पे 18% जीएसटी था और यहां पे 12% है, और यहां पे ना जीएसटी का रेट चेंज हो गया। बस इसमें एक लाइन ध्यान देना, इसमें एक लाइन ध्यान देना कि जहां पर भी जीएसटी का रेट चेंज हो रहा है ना, बस गवर्नमेंट ये बात कहती है
तुम ये बता दो तुम्हारी सर्विस कंप्लीट कहां पर हुई है। एक बार दोबारा बोलूंगा, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर मान लो यहाँ 18% या 12% है, गवर्नमेंट कह रही ये बता दो कि तुम्हारा जीएसटी का रेट मतलब जो चेंज हुआ तुम्हारी सर्विस कंप्लीट कहां पर हुई है, मतलब कंप्लीट तुम्हारी ओल्ड रेट में हुई या न्यू रेट में हुई, बस ये बता दो। और जहां पर भी तुम्हारी सर्विस कंप्लीट हुई है तो जो भी एलिमेंट कंप्लीशन के साथ है ना वो तुम्हारा पीओटी आएगा, बस ये पर ध्यान दो। बट अगर दोनों पहले हैं या दोनों बाद में है तो विच एवर इज अर्लियर वो तुम्हारा पीओटी आएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हारी सर्विस यहां पर कंप्लीट हुई, कंप्लीशन का मतलब रेट चेंज से पहले, और डेट ऑफ इनवॉइस भी रेट चेंज से पहले है, डेट ऑफ पेमेंट है बाद में। अब बताओ, सोच के बताओ, कंप्लीशन रेट चेंज से पहले, कंप्लीशन रेट चेंज से पहले। ईशान एमसीक्यूज देखो इसके अंदर से बनेंगे भाई, बाकी एमसीक्यूज मेरे टेलीग्राम चैनल में पूरा क्वेश्चन बैंक डला हुआ है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे, ये हम बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर रहे, बहुत बड़े बड़े, ये सारे एमसीक्यूज में ही बन चुके हैं। एमसीक्यूज के अंदर बनते हैं क्वेश्चन, ये कहीं भी बन जाएंगे। और बाकी आपको अलग से एमसीक्यूज आप कह रहे हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आप जाओगे, वहां पर क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, वहां पे सारे एमसीक्यूज है जी। हनी अब बताओ जी, जल्दी बताओ फटाफट से जी। अब देखो डेट ऑफ कंप्लीशन, अब डेट ऑफ कंप्लीशन के साथ क्या है जी, डेट ऑफ इनवॉइस है तो इनवॉइस पीओटी बनेगा, पेमेंट बाद में है तो इनवॉइस पीओटी है। अच्छा अब सुनो ध्यान से, कंप्लीशन यहां पर, पेमेंट यहां पर और डेट ऑफ इनवॉइस यहां पर, बताओ कंप्लीशन के साथ क्या है, पेमेंट है तो पेमेंट पीओटी बनेगा। अच्छा अगर मान लो कंप्लीशन यहां पर है, अगर कंप्लीशन यहां पर है और डेट ऑफ पेमेंट यहां पर है, डेट ऑफ इनवॉइस यहां पर है, तो कंप्लीशन के साथ क्या है, पेमेंट है तो पेमेंट पीओटी बनेगा। मतलब जो भी एलिमेंट कंप्लीशन के साथ होगा ना वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। अब एक बात मेरे को बताना, अगर मान लो कंप्लीशन यहां पर है और डेट ऑफ इनवॉइस पहले है, पेमेंट पहले है, मतलब कंप्लीशन हुई रेट चेंज के बाद और पेमेंट पहले है और इनवॉइस पहले है, तो पीओटी क्या बनेगा, फिर इनमें से जो अर्लियर होगा ना वो तुम्हारा पीओटी आ जाएगा। इनमें से जो अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी निकल कर आएगा। पीओटी की फुल फॉर्म होती है पॉइंट ऑफ टैक्सेशन। पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, पीओटी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है जी, क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी। उसके बाद अगर मान लो कंप्लीशन मेरी पहले है और पेमेंट मेरा बाद में, इनवॉइस मेरा बाद में, तो पीओटी क्या बनेगा, अगेन इनमें से जो अर्लियर होगा वो तुम्हारा पीओटी बनेगा। ये सेक्शन नंबर 14 है। बताओ क्या दिक्कत है आपको, बस ये देखना कंप्लीशन के साथ क्या है, जो भी कंप्लीशन के साथ होगा, अगर इनवॉइस है तो इनवॉइस पीओटी, पेमेंट है तो पेमेंट पीओटी, अगर दोनों पहले हैं दोनों बाद में है तो विच एवर इज अर्लियर जो होगा वो पीओटी होगा जी। बस यस, पहले आपका यहाँ पे 18% था, फिर वो 12% हो गया, वो इसकी बात कर रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? शिवम चैप्टर वाइज चल रही है जी, ये चैप्टर मैं डाल रहा हूं टेलीग्राम के ऊपर जी। क्या इसको लॉक कर दें जी, क्या इसको लॉक कर सकते हैं? प्रखर डला हुआ है, आपका क्वेश्चन बैंक डला हुआ है प्रखर, पूरा का पूरा क्वेश्चन बैंक डला हुआ है, आप एक बार जाके चेक करो। डन, इसको लॉक कर दें जी। क्या इसको लॉक कर दें? चलो, तो अब जाके सारी बातें हमारी खत्म हो जाती हैं जी। और ये आपका चैप्टर था टाइम ऑफ सप्लाई का। ठीक है जी, अब सुनो ध्यान से, कल सुनो, कल जीएसटी की रिवीजन क्लास नहीं है, कल मैंने बोला इनकम टैक्स की रिवीजन क्लास आएगी, उसमें 3 चैप्टर होंगे, सैलरी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये 3 चैप्टर होंगे। और हाउस प्रॉपर्टी, बेसिक रेजिडेंशियल पहले डल चुके हैं और वो आप एक बार जरूर देख लेना। और बाकी 3 चैप्टर और कल की रिवीजन क्लास होगी, कल आपने वो कंप्लीट करने हैं। फिर मंडे को जो हम चैप्टर करेंगे, सुनो ध्यान से, अब मंडे को जो हम चैप्टर करेंगे वो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हम मंडे को करेंगे, वो हम करेंगे, कौन सा करें बताओ, हम करेंगे आईटीसी का। मंडे को आईटीसी वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, हम मंडे को स्टार्ट करेंगे आईटीसी प्लस में पेमेंट ऑफ जीएसटी। नहीं, कल की क्लास लाइव नहीं होगी साक्षी, कल रिकॉर्डेड में डालूंगा।
कल मैं रिकॉर्डेड डालूंगा, ठीक है, कल की क्लास रिकॉर्डेड डलेगी, उसको आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो जी। ठीक है कल्पेश? अरे सिमी, उसमें तो बहुत सारी अमेंडमेंट है, प्लेलिस्ट जाके चेक कर लो, प्लेलिस्ट के अंदर अमेंडमेंट डली हुई है जी। नहीं नहीं अंकित, नहीं, ठीक है जी। लॉक कर दे जी। वैल्यू ऑफ सप्लाई भी करेंगे भाई मेरे, 35 दिन मेरे पास है, 35 दिन में करवा दूंगा, तुम टेंशन मत लो, कहीं नहीं भाग रहा। रशिका, क्वेश्चन बैंक अभी लॉन्च करूंगा, वो आपके लिए भी है। नहीं वैष्णवी, वो छोड़ सकते हैं। एक बच्चा कह रहा है पीओटी करा दो, बताओ भाई, अब आप बताओ, पीओटी करा दो भाई, अब बताओ पीओटी करा दूं? ठीक है जी, यस नीलम कराऊंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल सीए विवेकाबा के नाम से है, और सीए वाले जो बच्चे हैं उनका अल्टीमेट सीए के नाम से है। सीए वाले बच्चों के लिए, आपके लिए अल्टीमेट सीए के नाम से है, और वैसे मेरा पर्सनल चैनल जो है वो सीए विवेकाबा के नाम से है। ठीक है जी, चलो तो बाकी मुलाकात करते हैं अब परसों, कल वाली क्लास में रिकॉर्डिंग में इनकम टैक्स, परसों वाली क्लास में जीएसटी में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना हर बच्चे के साथ, आपका हर एक शेयर मेरी बहुत हेल्प करता है, ठीक है ना। और आपके बहुत सारे दोस्त ऐसे होंगे जिनको रिवीजन करने में दिक्कत आ रही होगी, उनकी भी बहुत हेल्प करेगा, और कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।